यह कहानी लुई जैम्पेरेनी के सच्चे जीवन पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का है। ये विमान एक टारगेट को निशाना बनाते हुए उस पर बमबारी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक से हमला हो जाता है। टारगेट के नजदीक आ जाने पर वे बम गिराने वाले होते हैं, लेकिन उसके दरवाजे जाम होने के कारण बम नहीं गिरते। इसी समय विरोधी दल के जहाज उनके ऊपर गोलीबारी करने लगते हैं, जिसमें इनका एक सैनिक घायल हो जाता है। जवाबी कार्रवाई में ये विरोधियों के जहाजों को मार गिराते हैं, लेकिन इनका ईंधन लगभग खत्म होने वाला होता है। अब हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है, जिसमें एक 12 से 15 वर्ष का बच्चा अपनी परिवार के साथ चर्च में बैठा हुआ प्रार्थना सुन रहा होता है, लेकिन वहाँ फादर की बातों में उसका मन नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ा रहा होता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता। वो एक टूटे हुए घर में बॉक्स के अंदर कुछ पैसे, सिगरेट छुपाता है। फिर वह वहीं बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी कुछ दूसरे लड़के वहां आ जाते हैं। वे उसे घेर कर मारने लगते हैं। इसी दौरान वो पुलिस वाला वहां आता है और उसे छुड़ाकर उसके घर ले जाता है। वो पुलिस वाला उसकी माँ को बताता है कि वो बोतल को सफेद पेंट करके उसमें शराब भरकर पी रहा था। इस पर उसकी माँ उसे डांटती है और शाम होने पर उसके पिता उसे बेल्ट से पीटते हैं। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि लुई जैम्पेरेनी था। लुई का बड़ा भाई फील्ड में रेस लगा रहा होता है। तभी वो लुई को भागते हुए देखता है। इसके बाद लुई का बड़ा भाई उसे दौड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। इसके बाद लुई एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है, जिसमें वो बाकी सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ देता है। इस प्रैक्टिस के दौरान ही हमें एक जवान लुई दिखाया जाता है, जिसका दौड़ने का रिकॉर्ड सबसे बेहतर होता है। इसके बाद लुई और उसका बड़ा भाई एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई देते हैं। लुई ओलंपिक में भाग लेने जा रहा होता है। कहानी फिर वापस द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में लौटती है। उस दौरान हो रही बमबारी पर लुई जिस लड़ाकू जहाज पर सवार था वह लगभग क्रैश होने वाला होता है, लेकिन किसी तरह जहाज जमीन पर सभी सवार सिपाहियों को लेकर उतरता है। इसके बाद वे सभी राहत की सांस लेते हैं। अब ये अपने मिलिट्री कैंप में होते हैं। लुई यहाँ भी अपने दौड़ने की प्रैक्टिस जारी रखता है। आगे लुई और उसके साथ बचाव अभियान के लिए अपने लड़ाकू विमान से समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे होते हैं। तभी उनके जहाज के बाईं ओर के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। वे समुद्र की तरफ गिरने लगते हैं। इसी दौरान कहानी फिर पीछे जाती है, जिसमें लुई ओलंपिक स्टेडियम में खड़ा है और ओलंपिक मशाल जलाई जा रही है। लुई यहाँ 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेने आया है। शुरू में लुई सबसे पीछे रह जाता है, लेकिन आखिरी लैप में लुई सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसने पहले 69.2 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड 56 सेकंड का खड़ा कर दिया। कहानी फिर उस गिरते हुए जहाज पर आती है। जहाज पानी में क्रैश हो जाता है। सारे सवार सैनिक जहाज के साथ साथ डूबने लगते हैं। तभी लुई किसी तरह उसमें से निकलकर पानी के ऊपर आ जाता है, जहां वो दो अन्य सिपाहियों को देखता है। अब ये दोनों सिपाही लाइफ सेविंग बोट पर चढ़ जाते हैं। उनमें से एक सिपाही के सिर में चोट लगी होती है। रात बीतने के बाद अगली सुबह वह एक जहाज को आसमान में उड़ान भरता हुआ देखते हैं। लुई उनका ध्यान खींचने के लिए अपनी स्मोक गन से फायर करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इन तीनों को बिना कुछ खाए काफी दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन एक बत्तख उनकी लाइफ बोट पर आकर बैठता है, तो ये उसे पकड़कर कच्चा खाने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें उल्टियां होने लगती हैं। उसके बाद वो जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से एक मछली पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों उसे कच्चा खाने लगते हैं। इस पर लुई कहता है कि उसके लिए खाना तब तक खाना नहीं जब तक वो पका ना हो, और वो उन दोनों को जिंदा बचने पर अपने घर आने का निमंत्रण देता है। इन्हें समुद्र में फंसे कई दिन बीत जाते हैं। 18वें दिन समुद्र
समुद्र में तूफान आ जाता है। लुई इस दौरान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उन्हें बचा ले, बदले में वो आजीवन उसकी प्रार्थना करेगा। तूफान बीतने के बाद लुई की जब आंखें खुलती हैं तो वो एक बड़ी मछली को देखता है और तीनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान लुई आसमान में उड़ता एक जहाज देखता है और स्मोक गन से फायर करता है। वो जहाज कुछ दूर जाने के बाद फिर वापस आता है, जिससे ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जहाज इनके ऊपर गोलीबारी करने लगता है क्योंकि वह दुश्मन देश का जहाज होता है। इन्हें लाइफ बोट से गोलियों के लगने से उनकी लाइफ बोट में कई छेद हो जाते हैं, जिन्हें वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद उन तीनों में से एक, जिसका नाम मैग था, वो भूख प्यास से मर जाता है। ये दोनों उसकी लाश को सम्मान के साथ समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में बहते हुए ये दोनों जापानियों के हाथ लग जाते हैं। लुई कमरे में बंद है, जहां वो देखता है कि दीवार पर कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि उससे पहले वहां पर बंदी बनाए गए थे। अगले दिन लुई से उसके सैनिक अड्डों की जानकारी पूछी जाती है। इस पर लुई कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। लुई और उसके साथी फिलिप को सजा देने के लिए उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और उन्हें घुटनों के बल बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन लुई ऐसा नहीं करता। इस बात पर लुई के पास एक जापानी सिपाही उसके पैरों पर वार करता है और लुई जमीन पर गिर जाता है। लुई, फिलिप और बाकी अन्य बंदी सिपाहियों की आंख पर पट्टी बांधकर जापानी सैनिक उन्हें कहीं ले जा रहे होते हैं। यहीं पर लुई और फिलिप दोनों बिछड़ जाते हैं। इस दौरान लुई जिस ट्रक में सवार था वहां दूसरे कैदी से बात करते हुए कहता है कि लगता है ये टोक्यो है और मैं टोक्यो ओलंपिक्स में यहीं पर दौड़ने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गए। लुई को जापान के एक कैदी सिपाहियों के शिविर ओमरी डिटेंशन कैंप में लाया जाता है। शिविर का मुखिया कोरटोरल बटनाबी काफी सख्त स्वभाव का होता है। वो उन कैदियों से कहता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। वो जापानी शिविर का मुखिया देखता है कि लुई उसे देख रहा है। वो लुई के पास आता है और कहता है मेरी तरफ देखो, और जब लुई उसकी आंख से आंख मिलाता है तो वह लुई को मारता है और कहता है मेरी आंखों में कभी मत देखना। यहाँ लुई तथा उसके साथ आए अन्य बंदी सैनिकों को क्वारंटीन में रखा जाता है। इसके बाद उन सभी को बैरक में ले जाया जाता है। यहाँ पर पुराने कैदी लुई के घाव देखकर कहते हैं कि तुम लगता है बर्ड से मिल चुके हो। वे शिविर के मुखिया को बर्ड के नाम से ही बुलाते थे। अगली सुबह सारे कैदी एक जगह इकट्ठे होते हैं और जापानी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। इस दौरान कोर्टोरल बटनाबी वहां आता है और कहता है कि हमारे पास एक ओलंपिक एथलीट है, वो कौन है? लुई इस पर अपना हाथ उठाता है। फिर वहां एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। लुई का शरीर एकदम कमजोर हो गया है, इसीलिए वह अधिक नहीं दौड़ पाता और जमीन पर गिर जाता है। इस पर बर्ड उसे मारता है। इन कैदी सैनिकों से सारे काम करवाए जाते हैं, यहाँ तक कि इन्हें मल को भी अपने हाथों से निकालकर पानी के किनारे फेंकना पड़ता है। एक दिन अचानक बर्ड कुछ सिपाहियों को लेकर बंदियों के बैरक में आ जाता है। उसे एक कैदी सिपाही के पास कागज के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिसके लिए बर्ड उसे बुरी तरह मारता है। ये सब देखने के बाद लुई अपने पास बैठे एक बंदी से कहता है कि वह उस बर्ड को मार डालेगा। इस पर दूसरा बंदी उससे कहता है कि इसके बाद वो तुम्हें मार देंगे। लुई कहता है कि उसे लुई यहाँ पर कहता है कि अगर मैं झेल सकता हूँ तो मैं खेल सकता हूँ। मेरा भाई पीट मुझसे यह कहा करता था। जब लुई और एक अन्य कैदी पानी के किनारे मल फेंकने जाते हैं तो वे देखते हैं कि पास के शहर में बमबारी की जा रही थी और यही दृश्य बर्ड भी छत पर से देख रहा होता है। रात में बर्ड कैदियों के बैरक में आता है और बेल्ट से लुई को मारने लगता है। अगली सुबह लुई को बर्ड के ऑफिस में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहां पर कुछ रेडियो टोक्यो के पत्रकार लुई का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लुई को एक स्टूडियो में लाया जाता है। लुई यहां अपना संदेश प्रसारित करता है, जिसे सुनकर लुई के परिवार वाले रोने लगते हैं, क्योंकि वे मान चुके थे कि लुई अब जिंदा नहीं बचा है। अब लुई एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है, जहां पर मीडिया के 2 लोग आते हैं और लुई से एक और इंटरव्यू देने को कहते हैं, जैसा कि वे कहें, पर लुई इसे करने से मना कर देता है।
है, क्योंकि उसमें जो अमेरिका के बारे में कहना होता है वह सच नहीं होता। वो मीडिया वाले उसे दो विकल्प देते हैं, या तो वह ब्रॉडकास्टिंग करे या फिर उसे कैंप में वापस जाना पड़ेगा। लुई वापस उसी कैंप में जाना मंजूर करता है। वहां पहुंचने पर बर्ड लुई से कहता है कि तुम मेरी तरह हो, मैंने ये देखा था तुम्हारी आंखों में पहले ही दिन। बर्ड लुई से नाराज था क्योंकि उसने उन मीडिया वालों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बर्ड लुई को सबक सिखाने के लिए हर कैदी से लुई के मुंह पर घूंसा मारने को कहता है। उनमें से एक कैदी यह कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बर्ड एक दूसरे कैदी, जिसे पहले से ही बहुत मारा गया था, उसे ले आता है और मारने लगता है। अब सारे कैदी मजबूरन एक के बाद एक लुई के मुंह पर पंच मारने लगते हैं। मार खाते खाते लुई का चेहरा बिगड़ जाता है, वह ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता, तो जापानी सिपाही उसे पकड़े रहते हैं। एक दिन डिटेंशन कैंप में मनोरंजन के लिए कैदी सैनिकों द्वारा हास्य नाटक का मंचन किया जा रहा होता है। इसी दौरान बर्ड लुई के पास आकर बैठता है और कहता है कि उसके पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, और बुरी खबर ये है कि मुझे अपने दोस्तों को अलविदा कहना पड़ेगा। बर्ड के जाने पर लुई थोड़ी राहत महसूस करता है। रात के समय उस डिटेंशन कैंप के पास बमबारी होती है और कैंप में भी आग लग जाती है। अगले दिन उन कैदियों को दूसरे कैंप शिफ्ट किया जाता है। वो पैदल जिस रास्ते जा रहे होते हैं, वहाँ वो भारी तबाही देखते हैं। पूरा शहर ही बर्बाद हो गया होता है। इन सबको ट्रेन से दूर कहीं पहाड़ियों के बीच ले जाया जाता है, जहाँ काफी ठंड होती है। यह सब कोयले की खदानें थीं, जहाँ इन्हें काम करना था। सभी नए कैदियों को एक कतार में खड़ा किया जाता है और उस कैंप का मुखिया उनसे मिलने आता है। लुई उसे देखकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि बर्ड ही होता है। बर्ड उनसे कहता है कि जो भी काम नहीं करेगा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लुई पूरी तरह से टूट चुका होता है। अगले दिन वे सभी काम पर लग जाते हैं। यह काम काफी जोखिम भरा होता है, लेकिन मजबूरन उन सबको यह काम करना पड़ता है। इसी दौरान बर्ड उन कैदियों को बताता है कि तुम्हारा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट मर चुका है। इस पर सभी कैदी बहुत दुखी होते हैं। काम करते हुए लुई को एक जापानी सिपाही धक्का दे देता है, जिससे वह नीचे गिर पड़ता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। अगले दिन लुई काम करते हुए थक जाता है, तो एक जगह रुककर आराम करने लगता है। इस पर बर्ड उसे एक वजनदार लकड़ी उठाकर पूरा दिन खड़े रहने की सजा देता है। लकड़ी काफी भारी होती है, लेकिन लुई किसी तरह उसे अपने कंधों पर उठाता है। बर्ड उससे कहता है कि उसे सर के ऊपर उठाओ। बर्ड दूसरे जापानी सिपाही से कहता है कि अगर ये इस लकड़ी को नीचे गिराए तो तुरंत इसे गोली मार देना। कमजोर शरीर होने के कारण लुई ठीक से खड़ा नहीं रह पाता। सारे कैदियों का ध्यान काम करते हुए भी लुई की तरफ ही होता है। काफी समय बीतने के बाद पूरा कैंपस जैसे रुक जाता है। सबकी निगाहें लुई की तरफ होती हैं और लुई बर्ड की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। इस पर बर्ड उसे आंख नीचे करने को कहता है, लेकिन लुई अपनी पूरी ताकत के साथ उस लकड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए चिल्लाता है और अपनी आंखें नीचे नहीं करता। इस पर बर्ड परेशान हो जाता है और लुई को मारने लगता है, जिससे लुई जमीन पर गिर जाता है। बर्ड लुई को मारने के बाद हताश होकर घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर सारे कैदियों को डांटते हुए काम पर लगने के लिए कहता है। लुई पूरी रात वहीं बाहर बेहोश पड़ा रहता है और बर्ड उसे अपने ऑफिस के सामने से देखता रहता है। कुछ दिन बाद सिपाही कैदियों को बताया जाता है कि लड़ाई अब खत्म हो गई है और हम सभी कैदियों को न्योता देते हैं कि वे आएं और हुकुरा नदी में नहाएं। सभी कैदी समझ जाते हैं कि अब उन सबको मारा जाना है। वे कैदी दबे पांव नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। नदी पर पहुंचने के बाद कैदी देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से जापानी सिपाही घेरे हुए हैं। वे अपने अंत का इंतजार करने लगते हैं। इतने में एक विमान की आवाज उन्हें सुनाई देती है और यह विमान अमेरिका का होता है। इसके बाद उन कैदियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक दूसरे के गले लगते हैं। उनके खाने के लिए अच्छा सामान जहाज द्वारा गिराया जाता है। इसी बीच लुई बर्ड से मिलने उसके चैम्बर में जाता है, लेकिन बर्ड वहां पर नहीं होता। बर्ड का कमरा देखकर लुई बहुत दुखी होता है, क्योंकि बर्ड के कमरे में सोने के लिए वही व्यवस्था थी जो उन कैदियों को दी जाती थी। जबकि लुई यह सोचता था कि बर्ड काफी अमीर घराने में पला बड़ा है, लेकिन बर्ड भी लुई की तरह ही एक देशभक्त था। अमेरिका लौटते ही लुई
सबसे पहले धरती को चूमता है। वहाँ लुई के भाई बहन माता पिता सभी आए होते हैं। 1946 में लुई जैम्पेरेनी ने सिंथिया एप्पलवाइट से शादी की। उनके एक बेटी तथा बेटा हुए। सालों लड़ाई लुई जापान गया, जहां उसने खुद को बंदी बनाने वाले सिपाहियों से मुलाकात की। केवल बर्ड ने उससे मिलने से मना कर दिया और लुई ने अपना सपना जापान में ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ने के दौरान पूरा किया।